रत्नाकराध्योतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजश्रीरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। सुप्रभातम। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा नवमी, विषय संस्कृत, अध्याय पंचम। अध्याय का नाम है शुक्ति मुक्तिकम। पिछले बुधवार को मैंने 4 श्लोक का अध्ययन करवाया था। आज मैं आगे के 4 श्लोकों का अध्ययन करवाऊंगी। इसमें जितने भी श्लोक है सारे के सारी नैतिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। 5वां जो श्लोक है ध्यान से सुनिएगा। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषे हि सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणेशमः। ये जो श्लोक है शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इसके कठिन शब्दार्थ देखिए आप लोग। गुणेशु यानी गुणों को ग्रहण करने में, कर्तव्य यानी करना चाहिए। इसमें जो कर्तव्य शब्द दिखाई दे रहा है आपको, इसमें क्री धातु और तव्यत प्रत्यय है। और जो गुणेश्वेव है उसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। गुणेशु धन एव, अगुण ही यानी गुणहीनों से। ईश्वरे, यहाँ पर ईश्वरे का अर्थ होता है धनवान लोग, न कि ईश्वर भगवान से। इसका हिंदी अनुवाद बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये हमारे जीवन को सार्थक करने वाला है। मनुष्य को सदा गुणों को ग्रहण करने में ही प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणों से हीन धनी व्यक्तियों से बढ़कर होता है। अर्थात गुणहीन निर्धन व्यक्ति ही उससे श्रेष्ठ होता है। इसका भावार्थ ये है, अगर धनवान आदमी है उसके पास में गुण नहीं है, परंतु एक गरीब आदमी है परंतु उसमें वो गुणों से भरा हुआ है, तो वह निर्धन व्यक्ति उस धनवान से बढ़कर होता है। इसीलिए मनुष्य को सदा हमेशा गुणों को ग्रहण करने में कोशिश करनी चाहिए। आरंभ गुरुणी शयनी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धि मतिश्च पश्चात दीनस्य पूर्वात् परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जनानाम। ये जो श्लोक है वह भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम से लिया गया है। ये श्लोक जो है देखिए आपके जीवन से संबंधित है। दुर्जन मित्र कैसा होता है और सज्जन मित्र कैसा होता है, उनकी जो मित्रता होती है वह किस प्रकार की होती है। तो पहले इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। आरंभ गुरुवी का अर्थ है प्रारंभ में लंबी। शयनी का अर्थ होता है क्षीण होने वाली। क्रमेण यानी क्रमशः। लघ्वी का अर्थ होता है छोटी। पूरा का अर्थ होता है पहले। च का अर्थ है और। वृद्धिमती यानी लंबी होती हुई। पूर्वार्ध यानी दोपहर के पहले और परार्ध का अर्थ होता है दोपहर के बाद में। मैत्री का अर्थ है मित्रता और खल सज्जना नाम का अर्थ है दुर्जन और सज्जनों की। इसका एक बार पिछले श्लोक का अन्वय नहीं बताया था, इस श्लोक का आप अन्वय देखिए। दीनस्य पूर्वाद परार्ध भिन्न छाया इव खल सज्जना नाम मैत्री। आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षयणी पूरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती। इसका हिंदी अनुवाद देखिए आप लोग। दुर्जन और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध तथा परार्ध। पूर्वार्ध का अर्थ होता है दोपहर से पहले और परार्ध का अर्थ होता है दोपहर के पश्चात की छाया की भांति अलग अलग स्थिति वाली होती है। दुर्जन की मित्रता तो मध्याह्न से पूर्व तथा मध्याह्न तक व्याप्त छाया के समान होती है, जो प्रारंभ में बड़ी तथा उत्तरोत्तर क्रम से क्षीण होती हुई समाप्त हो जाती है, जबकि सज्जन की मित्रता मध्याह्न के पश्चात की छाया के समान होती है।
जो प्रारंभ में तो कम होती है तथा क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। यही दोनों की मित्रता में अंतर होता है, भेद होता है। इसका भावार्थ, इसका आशय सुनिए। सज्जन और दुर्जन की मित्रता के बारे में बताया। आपको पता है दोपहर के पश्चात वृक्ष की जो छाया होती है वो बढ़ जाती है, परंतु दोपहर से पहले जो वृक्ष की छाया होती है वह कम होती है। जो दुर्जन होता है, जो स्वार्थ से भरा हुआ होता है, वह मित्रता कैसे करेगा? पहले तो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वह दूसरों से प्रगाढ़ मित्रता करेगा। जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो वह उसको छोड़ देता है। तो उसकी मित्रता को कैसे बताया कि दोपहर के पहले की छाया के समान होती है। परंतु जो सज्जन लोग होते हैं, आपको पता है ना, नारियल बाहर से बड़ा कड़क होता है और अंदर से बड़ा मुलायम होता है। तो सज्जनों को तो नारियल के समान बताया गया है, और जो दुर्जन होते हैं उनको, बेर होते हैं ना, बेर तो खाए आपने, ऊपर से तो बड़े मधुर मधुर होते हैं परंतु अंदर जो होता है वो बड़ा कड़वा होता है। तो सज्जन और दुर्जन की मित्रता में यही अंतर है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालहि सः विप्रयोगः। ये जो श्लोक है पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित भामिनी विलास से लिया गया है। बड़ा अच्छा श्लोक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहले इसके कठिन शब्दार्थ देखिए आप लोग। महीमंडल मंडनाय का अर्थ होता है पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। गतहा यानी गए हुए, इसमें गम धातु है और त प्रत्यय है। मरालय का अर्थ होता है हंसों से। विप्रयोग का अर्थ होता है वियोग यानी अलग होना। और सरोवराणाम का अर्थ होता है सरोवर यानी तालाबों को। अन्वय देखिए इसका। हंसा महीमंडल मंडनाय यत्र अपि कुत्र अपि गतः भवेयुः हानिः तेषां सरोवराणां हि भवति येषां मरालः सः तेषां विप्रः भवति। एक बार हिंदी अनुवाद सुनिएगा। हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने को जहाँ कहीं भी चले गए हो, उसमें हानि तो उन सरोवरों की होती है जिन्हें छोड़कर वे चले गए, अर्थात शोभा कारक हंसों से जिनका बिछड़ना हो गया है। अब इसमें भी सज्जन मनुष्य के गुणों को बताया गया। सज्जन लोग कौन है? इसमें हंसों के बारे में बताया। जो हंस है वह होते हैं सज्जन लोग। सरोवर की सुंदरता ऐसे ही नहीं होती है, जब वहाँ उसके किनारे आकर के हंस बैठते हैं तब वह शोभायमान होता है। वो सरोवर, वह तालाब शोभायमान होता है। और इनका संबंध स्थापित किया गया सज्जन लोगों से, क्योंकि सज्जन लोग जहाँ कहीं पर भी जाते हैं अपने गुणों को छोड़ के जाते हैं। तो अगर वो उस स्थान को छोड़ के चले गए तो हानि तो उस नगर, ग्राम, राज्य उसी की होगी। सज्जनों का तो वो तो दूसरी जगह जाएंगे, फिर वो स्थान, उस स्थान को वो शोभायमान कर देते हैं। तो इन्होंने इसकी सुंदरता को स्थापित किया है। इसकी उपमा दी है कि जैसे हंस होते हैं, हंस के माध्यम से वो सरोवर बड़ा ही सुशोभित होता है, वैसे ही सज्जन लोग जहाँ पर जाते हैं तो वह स्थान सुशोभित होता है। गुणागुणेभ्येषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो या प्रवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। ये जो श्लोक है, ये श्लोक नारायण पंडित के द्वारा रचित हितोपदेश नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। गुणेज्ञेषु यानी गुणों को जानने वालों में। निर्गुणम का अर्थ होता है गुणहीन को। प्राप्य का अर्थ होता है प्राप्त करके। आस्वाद्य तोया यानी स्वाद युक्त जल वाला। प्रवंती यानी बहती है। आसाद्य यानी पाकर, और अपेय यानी न पीने योग्य। अन्वय देखिए। अन्वय का अर्थ आपको पहले बताया था कि जो श्लोक, जैसा हम हिंदी अनुवाद करते उस श्लोक का, वैसे उसको क्रम से जमाना। गुणः गुणेज्ञेषु गुणः भवन्ति निर्गुणं प्राप्य दोषः भवन्ति यथा नद्यः आस्वाद्य तोयः प्रवन्ति किंतु समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। देखना,
संगति कैसी होती है, मनुष्य जैसी संगत होती है वैसी ही उसको रंगत लग जाती है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गुण तभी तक गुण रूप में रहते हैं जब तक वे गुणज्ञ जनों में होते हैं, यानी गुणवान लोगों में होते हैं। वही गुण निर्गुण पात्र में पहुंचकर दोषों का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात मूर्खों में आकर वे गुण क्या बन जाते हैं, वो दोष बन जाते हैं। जैसे नदियों का स्वादिष्ट जल समुद्र में पहुंचकर अपेय अर्थात न पीने योग्य बन जाता है। आशय सुनिए इसका एक बार कि अगर जब तक गुण रूप में रहते हैं, यानी कि गुण कब तक रहते हैं, जब तक वह गुणी लोगों में रहते हैं। अगर वही गुण किसी मूर्ख में पहुंचकर निर्गुण पात्र में पहुंच जाते हैं तो वह गुण किस में बदल जाते हैं, वह दोष में बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है इस श्लोक में, कि जैसे नदियों का जो पानी होता है बड़ा मीठा होता है, पेय होता है, स्वादिष्ट होता है, परंतु जब वह पानी समुद्र में मिल जाता है तब वो पीने योग्य रहता ही नहीं, वो किसी काम का नहीं होता है, किसी उपयोग में नहीं ले सकते। परंतु जब वो नदी में होता है तब तक उसको पी सकते हैं, काम में ले सकते हैं। हम लोग समुद्र का पानी पिया है क्या आप लोगों ने कभी? नहीं, क्योंकि वो शरीर में नुकसान करता है, क्योंकि जो उसका गुण है वह अवगुण में बदल जाता है, वह दोष में बदल जाता है। आगे देखिए, श्लोक तो पूरे हो गए, अब इसके आप अभ्यास प्रश्न देखिए। निम्नांकित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतः। यत्नेन किम रक्षेत वित्तं वृत्तं वहा। प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, धन की या चरित्र की? किसकी करनी चाहिए? प्रयत्नपूर्वक वृत्तम यानी चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभि की दृश्यम आचरणम न कर्तव्यम, हमारे द्वारा किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए? तो आत्मनः प्रतिकूलम आचरणम परेशः न कर्तव्य, यानी जैसा कि हम अपने प्रति आचरण करते हैं वैसा ही दूसरों के प्रति करना चाहिए, न कि प्रतिकूल करना चाहिए। जैसे अनुकूल होता है वैसा ही आचरण करना चाहिए। जंतवः केन तुष्यन्ति, प्राणी कैसे संतुष्ट होते हैं? तो प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, तो सभी प्राणी कैसे संतुष्ट होते हैं? सभी को मधुर वचन बोलने से। सज्जना नाम मैत्री की दृषि भवति, सज्जनों की मित्रता किस प्रकार की होती है? प्रारंभ में छोटी यानी पूरा लघवी, पश्चात वृद्धिमती भवति, यानी पहले छोटी होती है और बाद में उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। नद्याः जलम कदा अपेयम भवति, नदी का पानी कब पीने योग्य नहीं होता है? नद्याः जलम समुद्रम आसाद्य अपेयम भवति, जब वह पानी किस में मिल जाता है? समुद्र में मिल जाता है, तब वह पीने योग्य नहीं होता है। दूसरा प्रश्न ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितं योजयतः, यानी क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलान करना है। कौन कैसा होता है, कहाँ पे होता है? जिसमें इसमें लिखा है आस्वाद्य तोया, कौन हो जाती है? तो इसमें है नद्यः। गुणयुक्त, गुणयुक्त में है दरिद्र, यानी गुणों से युक्त, गरीब होते हुए भी वह गुणों से युक्त होता है। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, इसमें है खला नाम मैत्री, यानी पहले तो मित्रता बड़ी होती है उसके बाद में छोटी होती है। और दिनस्य परार्ध भिन्ना यानी सज्जना नाम मैत्री, यानी सज्जन लोगों की मित्रता किस प्रकार की होती है? पहले छोटी और उसके बाद में बड़ी। तीसरा प्रश्न, स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुतः, यानी इसमें अंडरलाइन नहीं किया है, वैसे बता दूं मैं आपको। यानी जो स्थूल पद दिया गया है उस वाक्य का प्रश्न निर्माण करना है। वृत्ततः क्षीणः हतः भवति, इसमें वृत्ततः ये जो शब्द है इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये बोल रहा है कि चरित्र के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो वृत्ततः इसमें पंचमी विभक्ति। कस्मात्,
इसके नीचे है कस्मासीन हतः भवति, यानी किससे नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इसने कहा है चरित्र के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो वृत्तः के नीचे अंडरलाइन है। आप जब अपने उत्तर पुस्तिका में करो तो उस वृत्तः के नीचे अंडरलाइन करना और फिर कस्मात के नीचे और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलना, क्योंकि प्रश्न निर्माण तो प्रश्नवाचक नहीं लगाओगे तब तक बनेगा ही नहीं। धर्म सर्वस्व श्रुत्वा अवधार्यताम, धर्म को सुन करके उसको धारण करना चाहिए। तो धर्म सर्वस्वम के नीचे अंडरलाइन है और इसमें किसको सुन करके, कम का अर्थ होता है किसको सुन करके धारण करना चाहिए। वृक्षा फलम न खादंती, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाता है। तो वृक्षा के नीचे अंडरलाइन है और कौन फल स्वयं नहीं खाते, तो कौन यानी के किम जो शब्द रूप है उसका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। खलाना मैत्री आरंभ गुर्वी भवती, दुर्जन लोगों की जो मित्रता होती है आरंभ में बड़ी होती है। तो केशाम यानी किसकी, खलाना में वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो किम धातु का ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब देखो लकार आ गए। अधोलिखित वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत, यानी नीचे लिखे जो वाक्य है उसको ये लिखा हुआ है हमारे लट लकार में, इनको परिवर्तन करना है लोट लकार वाक्यों में। तो शह पाठम पठति, तो इसमें जो धातु है, इसमें पठती धातु है, उसको किसमें चेंज करना है, इसको करना है लोट लकार में। और ये वाक्य किसका है, ये वाक्य हमारे लट लकार का। तो शह यानी प्रथम पुरुष एक वचन, जैसा हमारा कर्ता होता है वैसी हमारी क्रिया होती है। तो वह पढ़ता है, वह पढ़े, ठीक है। यानी लोट लकार का अर्थ क्या होता है, आज्ञार्थक काल, किसी को आज्ञा देते हैं ना तब लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। सह पाठम पठति, वह पाठ पढ़ता है। सह पाठम पठतु, वह पाठ पढ़े। नद्यः आस्वाद्य तोया संति, ठीक है। वैसे वैसे ये करना। इसमें जो संति शब्द दिया गया है वो लट लकार है, इसको संतु में बदल दो, बहुवचन है ये। फिर इसमें वदति जो शब्द है, स सदे प्रिय वाक्यम वदति, वह हमेशा कैसा वाक्य बोलता है, प्रिय वाक्य बोलता है। तो उसे प्रिय वाक्य, वह प्रिय वाक्य बोले तो वदतु। त्वम परेशान प्रति, वैसे आप लोगों ने ये पढ़ा है पहले भी, क्योंकि जो षष्ठी क्लास है हमारे तो वैसे प्रारंभ हो जाती है, द्वितीय क्लास से शुरू हो जाती है, पर शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान करवाया जाता है तृतीय क्लास से, ठीक है। तो जो विद्या भारती में शुरू से पढ़े उनको तो पता है ये, पर जिन्होंने षष्ठी क्लास में प्रवेश लिया तो षष्ठी में भी है, सप्तमी में भी, अष्टमी और नवमी में तो है ये पूरे के पूरे लकार आने, पांचों लकार तो कम से कम आने ही चाहिए। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।